तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीडी साइंस के 5वें वीडियो को। इससे पहले मैंने 4 वीडियो को अपलोड कर दिया है। अभी तक जितने लोगों ने उस 4 वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया पहले उन चारों वीडियो को भी देख लें ताकि आपको जो है रिवीजन में मज़ा आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते। एक बात और, जितने लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जो है नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बराबर होता है वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। वायुमंडलीय दाब जो है एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है किसका। अब देखिए, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। अब देखिए, वर्षा याद करने के लिए बता रहे हैं। जब वर्षा जो पड़ती है, मान लीजिए इस ढंग से, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये बातें कि जब वर्षा पड़ती है तो वो धीरे धीरे जो है ऊपर से आसमान से नीचे की ओर गिरती है बूंदें। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है इससे कि स्तंभ का धीरे धीरे जो है गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। जिस तरह वर्षा की बूंदें जो धीरे धीरे गिरती है, उसी तरह आपको ये पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना याद रखना है कि वर्षा की संभावना का सूचक होता है। अब दूसरी क्वेश्चन अब है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना। अब देखिए, यहाँ है अचानक गिरना। अचानक गिरना किसका सूचित करता है, किसको सूचित करता है, तो वो करता है आंधी या तूफान का। अब देखिएगा इसको कैसे याद रखेंगे कि आंधी या तूफान जो है अचानक आ जाती है, एकाएक आ जाती है। तो इससे आपको याद रखना है कि ये आंधी और तूफान पारे के स्तंभ का अचानक गिरने से मतलब उसका सूचित करता है। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना। अब देखिए, इससे पहले मैंने देखा था कि धीरे धीरे गिरना, तो धीरे धीरे गिरना था कि जिस तरह से धीरे धीरे वर्षा की बूंदें गिरती थी तो उससे होता था वर्षा के संभावना के। लेकिन अब है बैरोमीटर में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना। अब देखिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये धीरे धीरे चढ़ना जो है, अब मान लीजिए धीरे धीरे गिर रहा था तो वर्षा पड़ने की संभावना थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा कि स्वच्छ एवं साफ मौसम का संकेत देगा कि अब मौसम जो है साफ हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घटता है। अब दाब जब बढ़ाइएगा तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, वो घट जाएगा। अब है पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा। ये क्वेश्चन तो कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो ये जो है अपरिवर्तित रहता है। होता क्या है कि पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर जो है पानी का तल क्या होता है, पानी का तल जो है अपरिवर्तित ही रहता है, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आगे चलते हैं। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। अब देखिए, एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। इससे पहले क्वेश्चन जो अभी देखे थे उसमें देखे थे कि जो चिपकने का कारण क्या था कि उसका जो है दाब अधिक हो जाते हैं। इससे पिछले वीडियो में जो देखा था कि जो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है कि दाब जब बढ़ जाती है आपस में दबाने पर टुकड़ा चिपक जाती है, क्योंकि दाब जब अधिक होती है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिससे जो है वो आपस में चिपक जाता है। अब है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों। अब है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। अब है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये आप करके भी देख सकते हैं। किसी बाल्टी में जब आप छड़ी को रखिएगा तो वो डुबाई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होगी, और आप सिक्का को अगर गिरा दीजिएगा तो वो सिक्का जो है थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा। उसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन तो हजारों बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है और डुबाई गई छड़ जो है वो टेढ़ी प्रतीत होती है।
अब है घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी की भरी हुई चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ध्यान रखना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए त्वरण है इसीलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, यानी 1/6 भाग होता है। मान लीजिए कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण g है, तो वहाँ जो है चंद्रमा पे जाके वो g/6 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 भाग होता है। अब है g का मान कम कहाँ होता है? तो g का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। g का मान जो है वो कम होता है विषुवत रेखा पर। अब देखिए विषुवत रेखा क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पूरे पृथ्वी है, तो ये जो इसको बीचों बीच जो काटती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और इसी को भूमध्य रेखा भी दूसरा नाम कहा जाता है। तो इसी विषुवत रेखा पर जी का मान जो है कम होता है, लेकिन जी का मान अधिक कहाँ होता है? तो ये देखिए ये पृथ्वी का ये जो है ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला ये दोनों ध्रुव कहलाता है। तो जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। ये ऊपर वाला भाग जो ध्रुव कहलाता है, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। अब देखिए पृथ्वी की केंद्र की बात कर रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र पर सेंटर पे जी का मान क्या होता है? तो वो 0 होता है। अब गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल अगर आप छिड़क दीजिएगा तो मच्छर मर जाते हैं। वो होता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। अब वो क्या होता है कि पानी का सरफेस टेंशन को कम कर देता है। अब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किसके कारण? तो वो है उत्प्लावन बल के कारण। ये जो है उत्प्लावन बल के कारण जो है कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। इसको आप जो है प्रैक्टिकल के तौर पे भी देख सकते हैं। जब आप कुएं में बाल्टी डुबाते हैं तो जब तक अंदर में डूबी हुई होती है तो तब तक वो आपके भार में कमी प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है पानी से तो वो आपको फिर से भारी लगने लगता है। तो ये उत्प्लावन बल के कारण होता है। अब है उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज साहब ने ही उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। जितने आदमियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल ही जाएंगे। अब दूसरी क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो ये विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा जो है डिफाइन किस तरह से किया गया है कि 1 ग्राम पदार्थ का मतलब द्रव्यमान को लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में जितनी ऊष्मा हम देंगे उसी को कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ये आपको सिर्फ याद रखना है कि 1 ग्राम होना चाहिए और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने वाली बात होनी चाहिए। अब है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये पलायन वेग क्या होती है? पलायन वेग होती क्या है कि ये होती है कि मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु को आप ये सोचते हैं फेंक दें, ये सोच के फेंकते हैं कि ये वापस नहीं आए, जैसे ऊपर फेंक दे लेकिन ये सोचते हैं कि ये वापस फिर से नहीं आए, तो इसी को कहते हैं पलायन वेग। तो ये होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड से आप फेंक देते हैं तो वो जो है फिर नीचे कभी नहीं आएगी। अब है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान। अब देखिए उसी जो है किसी वस्तु को अगर सूर्य से आप पलायन कराना चाहते हैं तो उसको जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकना पड़ेगा। अब है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? अब देखिए चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो है आपका 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना ही रखना है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो थे वो थे टी.एच. मैमान। टी.एच. मैमान जो थे वो थे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक। अब है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए, पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहती है वो अंदर से बाहर देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो वो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं।
अब है त्वरित चालक का आविष्कार किया था किसने? त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक किसका बना होता है? तो त्वरित चालक जो है तो से त्वरित तो से तांबा, तांबे का बना होता है। त्वरित चालक आपको तो से त्वरित होता है, तो से तांबा होता है। इस तरह से आपको याद रखना है कि त्वरित चालक जो है तांबा का बना होता है। अब है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? तो आप जानते हैं कि सेल में जो है केमिकल भरा होता है, इसीलिए उसमें जो है केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? वो रासायनिक ऊर्जा होती है। अब है शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। अब देखिए शुष्क सेल में एक होता है एनोड, एक टर्मिनल, एक दूसरा होता है कैथोड। तो कैथोड जो बना होता है वो जस्ता का बना होता है। इसको आपको याद रखना है कि शुष्क सेल का कैथोड जो है जस्ता का बना होता है और शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा बात बता रहे हैं कि अगर शुष्क सेल में एनोड पूछे तो वहाँ जो आपको कुछ नहीं करना है, ए से एनोड और सी से जो है वो कार्बन होता है। तो आपको याद रखना है ए सी यानी एनोड जो है वो कार्बन है। ए सी एनोड सी मतलब एनोड जो है कार्बन का बना होता है, कैथोड जो है जस्ता का बना होता है। एक आपको याद रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु जो होती है वो सीसा होती है। अब है गैलेना अयस्क किसका है? गैलेना अयस्क किसका है? तो सीसा का। गैलेना का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है PVS यानी लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को ही गैलेना कहा जाता है। वो अयस्क होता है किसका? सीसा का। अब है लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन है? यानी लेड मतलब वो जो सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो होता है वो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एक दूसरा बात, एक कार्य बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है कौन? अब जो है जो कार जो देखते हैं कार गाड़ी मोटर, उस जो है उसके बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है वो भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब है विद्युत अपघटन में रिडक्शन होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको एक बार पीछे भी बताए थे कि विद्युत अपघटन में जो रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड पर, और जो उसमें ऑक्सीडेशन होता है वो होता है एनोड पे। यानी अवकरण जो है वो कैथोड पर और ऑक्सीकरण जो होता है वो एनोड पर होता है। अब है प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? तो प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। अब है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है। किसी चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। ये क्वेश्चन जो है हजारों बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आपको तो भूलना ही नहीं है कि किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक को जब हम लटकाएंगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? तो अस्थायी चुंबक जो है नरम लोहा का बनाया जाता है। अस्थायी, अब नाम में ही कम है, अस्थायी है तो किसका होगा? नरम लोहा का होगा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किसका? देखिए अब अस्थायी चुंबक है तो अस्थायी चुंबक जो है इस्पात का बनाया जाता है। अब चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? जब चुंबक समान ध्रुव में होता है तो उसमें विकर्षण होता है। आप देखिएगा कभी जो है चुंबक जो है एक दूसरे में सटाइएगा तो वो एक दूसरे में सटेगा नहीं, उसको जो है आगे की ओर ठेलते जाएगा। इससे क्या होता है? विकर्षण होता है, यानी समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। अब चुंबक के असमान ध्रुवों में, अब लेकिन असमान ध्रुव में रहेगा तो आकर्षण होगा। ऐसे भी असमान जाति में आकर्षण होता है, समान जाति में विकर्षण होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब है चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबक जो है चुंबक तो खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने से। अगर आप उसको पीटते हैं या गर्म करते हैं तो उसका चुंबक खत्म हो जाएगा। चुंबकीय सुई संकेत करती है किसकी तरफ? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का यानी मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या टेस्ले को न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कहा जाता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। 9 से नमन 9 से 90, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। 9 से नमन 9 से 90।
अब है मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो कितना होता है, तो 18 डिग्री का होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो होती है 18 डिग्री। अब है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान, अब विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं उस पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। अब है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, वो किया था ओरेस्टेड द्वारा। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किए थे। अब है डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है कैसे, तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनमो को देखिए, विद्युत मोटर को देखिए, ट्रांसफार्मर को देखिए, माइक्रोफोन को देखिए, लाउडस्पीकर को देखिए, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो सभी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी का इंग्लिश नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। अब है डायनमो परिवर्तित करती है। डायनमो क्या करती है, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। अब देखिएगा गाड़ी में जो डायनमो लगी थी वो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, जिससे गाड़ी स्टार्ट भी होती है और लाइट भी जलती है विद्युत ऊर्जा से। विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है कि विद्युत मोटर को जो आप जो है विद्युत ऊर्जा दीजिएगा तो उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। अब जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कौन करता है, तो देखिएगा बैटरी में जो रसायन होते हैं तो वो जो है बैटरी का रसायन क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी उस रसायन से जो है बैटरी क्या करती है, लाइट जला देती है। तो उससे होता है कि यानी विद्युत से ही लाइट जलती है। तो यही हो गया कि रासायनिक ऊर्जा को बैटरी जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसफार्मर का करोड किसका बना होता है, तो ट्रांसफार्मर का करोड जो है वो नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का करोड नर्म लोहे का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। ताप का SI मात्रक क्या होता है, तो ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। अब है डायोड से धारा बहती है, डायोड से जो धारा बहती है वो एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में। डायोड क्या करती है, डायोड जो है आप जो पढ़ते हैं, डायोड क्या करती है AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। तो DC आप जानते हैं कि एक ही दिशा में धारा को बहने देती है। अब ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसमें, केवल AC परिपथ में। अब देखिए AC सर्किट में ट्रांसफार्मर केवल AC सर्किट में यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो ट्रांसफार्मर का काम है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में, यानी हाई वोल्टेज हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में करेगा और लो AC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदलेगा। कौन, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। अब रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, ये देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है वो होता है AC को DC में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज का तार जो बना होता है वो होता है शीशा और टीन का बना होता है। आपको याद रखना है फ्यूज तार जो है शीशा और टीन का बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है, तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, तो टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, देखिए टेलीफोन में बजती है बेल यानी घंटी बजती है, तो उस तरह से आपको याद रखना है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, तो ग्राहम बेल थे। अब घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक वाली, ये क्वेश्चन याद रखना है। घरेलू फ्यूज का तार जो होता है वो निम्न गलनांक वाली होती है, उसका गलनांक निम्न होगा, तभी तो एकाएक अगर शॉर्ट लगेगा तो वो गल के उड़ जाएगा फ्यूज, लेकिन और किसी जो है घर में वायरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जिस ईंधन का यूज किया जाता है वो यूरेनियम होता है। अब है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को जो है कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन जो है ओंकोलॉजी कहलाता है।
कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। अब है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वो उस वृक्ष का नाम है यू मतलब देख लीजिए यहाँ, कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अब है ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORT चिकित्सा का संबंध किससे है? तो ORT चिकित्सा का संबंध जो है वो है अतिसार से। देखिए जहाँ रिहाइड्रेशन हो गया यानी रिहाइड्रेशन करवाना है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अगर आप ज़्यादा मतलब पानी आपके शरीर से लॉस हो गया तो उसको कहते हैं मतलब उसी को यूज़ के लिए ORT का यूज किया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब है ग्लूकोमा व ट्रेकोमा। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वो आँखों की बीमारी है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा जो बीमारी है वो आँखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से जो गला जो है वो ग्रस्त हो जाती है, गला परेशान हो जाता है। डिप्थीरिया रोग से जो है ग्रस्त अंग कौन सी होती है? वो होती है गला। अब एथलीट फुट रोग होता है किससे? तो एथलीट फुट जो रोग होता है वो होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए प्रयुक्त जो होता है वो होता है एलाइजा टेस्ट। HIV की जांच के लिए जो टेस्ट प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं एलाइजा। अब है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन होता है? तो उसको कहते हैं एड्स। HIV द्वारा जो रोग होता है उसको एड्स कहते हैं। सार्स क्या है? एक विषाणुजनित रोग है सार्स। ये सार्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक विषाणुजनित रोग होता है। अब है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होती है वो डायऑप्टर होती है। लेंस की क्षमता सुनते होंगे कि कितने डायऑप्टर का लेंस यूज किया जाता है, तो वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होती है? तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता की मात्रा जो होती है तो बहुत ही कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक कौन है? देखिए वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला जो होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापक कौन है? तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापक है वो होता है हाइड्रोमीटर। यहाँ देखिए आर्द्रता को हाइग्रो और द्रवों का अपेक्षिक डेंसिटी को हाइड्रोमीटर कहते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो होती है 80 किलो कैलोरी। अब है डॉपलर प्रभाव संबंधित किससे है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित होती है, जो परावर्तन के कारण होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील में समुद्री दूरी मापी जाती है। अब है पीएच मान का निर्धारण किया था किसने सबसे पहले? तो वो साइंटिस्ट थे सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किए थे। अब है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच का मान 7 होता है। कोई सॉल्यूशन जब उदासीन है तो वो 7 होगा, लेकिन जब 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो वो कैसा विलयन होगा? तो वो क्षारीय होगा। ये तीनों को आपको याद रखना है। तो वही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ भी है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। अब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जल ना अम्लीय है और ना क्षारीय है, ये उदासीन होता है, इसलिए इसका जो है ये पीएच मान 7 होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है। यानी जो है अम्ल जो है अभी देखे ही थे कि अम्लीय विलयन का पीएच का मान 7 से कम होता है, तो वो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है। क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जो जल में घुलनशील भस्म है वो क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील अम्ल जो है जल में घुलनशील भस्म जो है वो क्षार होता है। अब है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी इसका मतलब है पहले ब्लू है अब उसको क्या करेगा? रेड करेगा। ब्लू को रेड कौन करेगा? तो ब्लू को रेड जो करेगा वो है ब्लू को रेड करेगा एसिड। ये आपको याद रखना है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो अम्ल। तो आपको याद रखना है जैसे वायुमंडलीय दाब को बार में मापते हैं तो उसी तरह से आपको याद रखना है BAR बार, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा कौन? तो यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा एसिड।
BAR बार, वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो होता है बार होता है। तो इसीलिए जो है इसको जो है आपको याद रखना है बार से BAR, यानी ब्लू को रेड में करेगा एसिड। अब दूसरी क्वेश्चन कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है। अब उसका उल्टा, पहले रेड है अब उसको जो है ब्लू करेगा, रेड को ब्लू कौन करेगा तो उसको करेगा क्षार, क्षार को कहते हैं बेस। तो इस तरह से आपको याद रखना RBV से आपको याद रखना जो रेड को जो है ब्लू करता है वो होता है बेस यानी क्षार होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, यानी कोई एसिड है तो उसमें कौन सा तत्व जो एक परमाणु जो है अनिवार्य रूप से रहेगा ही रहेगा, तो वो हाइड्रोजन एकदम रहना ही रहना है। चाहे आप फॉर्मिक एसिड को देख लीजिए जिसका फॉर्मूला आता है HCOOH, एस्टिक एसिड को देख लीजिए जैसे CH3COOH, जितना भी मतलब जितना भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन पाए ही जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अम्ल में तत्व का परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है वो हाइड्रोजन है। अब प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किससे किया जाता है, तो वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो प्रयोगशाला में लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है निलंबन में। निलंबन का इंग्लिश सस्पेंशन होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइड में 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन है, तो एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप हैं, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। अब पेंसिल का शीशा बना होता है किसका, तो पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। अब है किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आप देखते हैं कि कपूर जो है जैसे पूजा पाठ में जो है जिससे जो है कपूर जो जलाया जाता है, तो वो देखिएगा कि डायरेक्ट जो है सीधा जो है ठोस से डायरेक्ट जो है वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ कोई आपको द्रव देखने को नहीं मिलेगा, तो वो ऊर्ध्वपातन प्रोसेस के द्वारा होता है। वही क्वेश्चन यहाँ दिया है कि कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। अब भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, भूपर पट्टी में। देखिए भूपर पट्टी का मतलब हो गया यानी ये मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन होता है, उसके बाद देखिएगा तो सिलिकॉन होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। अब है पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम जो है वो कौन होता है, तो वो होता है यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण होता है किससे, तो लोहा का निष्कर्षण जो होता है तो लोहा का अयस्क एक है हेमेटाइट, उससे होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है वो बॉक्साइट से होता है। ये हेमेटाइट का आप देखिए सूत्र देखिएगा तो इसका होता है Fe2O3, और बॉक्साइट को देखिएगा तो Al2O3 होता है, Al2O3 होता है बॉक्साइट। अब है तांबा का निष्कर्षण किसका होता है, तो तांबा का निष्कर्षण जिसे होता है वो होता है कॉपर पायराइड्स, CuFeS2। कॉपर पायराइड्स का सूत्र होता है CuFeS2, ये बात आपको याद रखना है। तरंगदैर्घ्य कैसा है का एक तरंगदैर्घ्य कैसा है यूनिट क्या होता है, तो वो होता है एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। इस तरह से जो है आपका हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके अगले वीडियो में भी हम जो है जल्द ही लाएंगे। लेकिन इससे पहले जो है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहे, और जो है हम जल्द ही अगले वीडियो लाएंगे। चलिए अब इतना के लिए ही धन्यवाद।